दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश सर, आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों मैं आज उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर और वो विषय है संविधान की परिभाषा। दोस्तों आप सब जैसे लोगों के कहने पर बहुत सारे लोगों का सुझाव आया कि सर आप संविधान को पढ़ाइए, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए। उसी बिंदु और उसी को समझाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आज की क्लास होगी उसमें कंप्लीटली आपको संविधान समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों संविधान किसी देश का ऐसा पहलू होता है जिससे उस देश की पूरी शासन व्यवस्था का संचालन तथा लोगों की एक तरह आस्था उस संविधान के प्रति होती है जिस संविधान से उसके द्वारा चुनी हुई सरकार संचालित होती है या उस देश के लोगों की संप्रभुता सुरक्षित रहती है। हालांकि मैं संविधान को, भारत में संविधान पर विवाद होते रहते हैं। भारत जाति धर्म क्षेत्र और तमाम तरह के विभिन्नताओं का देश है। इस विभिन्नताओं के बीच में भारत का संविधान देश को एकत्रित किया हुआ है और मैं एक संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बालक के हाथ में रखकर यह संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं कि यह बालक या कोई भी बालक जैसे वो जाति धर्म से मुक्त होता है, भेदभाव से मुक्त होता है, झूठ सही से मुक्त होता है, अपर और लोअर से मुक्त होता है, ऐसे किसी भी प्रकार की विभिन्नताओं और असमानताओं से मुक्त होता है। ठीक हमारा संविधान भी हमें इस बात को इजाजत देती है कि हम सब भारत के लोग किसी भी जाति धर्म क्षेत्र लिंग संप्रदाय इत्यादि के हों, ये सब लोग एक दूसरे से विभेद न करते हुए सब लोग इंडियन हैं, सब भारतीय हैं, सब एक नागरिक हैं, सब एक इंसान है और इसी को परिभाषित करने के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। हालांकि संविधान कब बना, संविधान के बनाने के लिए कौन कौन से लोग आए थे, संविधान बनाने के लिए चुनाव कब हुआ था, ये सारी बातें जब संविधान इंडियन संविधान को मैं स्टार्ट करूंगा तब इसको शुरू करूंगा। लेकिन दुनिया भर के संविधानों की एक समझ लोगों को बताने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और यह भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस भी देश में संविधान लागू होता है उस देश की बहुसंख्यक आबादी उस देश के संविधान के बारे में नहीं जानती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। भारत का संविधान भारत को संचालित किया हुआ है, लेकिन भारत के अधिकांश लोग भारत के संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। वह यह नहीं जानते हैं कि शासन व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है या संचालित करने की जो पवित्र पुस्तक है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या रोल है हमारे देश को संचालित करने में। खैर हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी संविधान को पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, लगभग उनको ये समझ हो चुकी होगी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का क्या रोल है। दोस्तों मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि संविधान के साथ संविधान के जो ढांचागत परिस्थितियां होती हैं उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। जैसे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, संसदात्मक प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारी विधा जो है, जो शासन की विधा है, उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहाँ ये भी बता दे रहा हूं कि संविधान का मूल उद्देश्य क्या होता है। किसी भी देश के संविधान का मूल उद्देश्य होता है एक देश के शासन व्यवस्था को संचालित करना तथा उस देश के लोगों के अधिकार तथा कर्तव्यों को सुरक्षित करना, साथ ही उस देश में जनता द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना जो जनता के हित में कार्य करने के लिए समर्पित रहे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक देश के संविधान का उद्देश्य निर्धारित होता है। फिलहाल मैं इस पीपीटी को आगे बढ़ाते हुए पहला मैं आपको यहां दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मैं यहां लिखा हुआ हूं कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। दोस्तों इसे कानून के रूप में मैं परिभाषित किया हूं। यह कानून इसलिए होता है कि इसी कानून के अंडर में सारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है। दोस्तों ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, मैं आगे चल के बता रहा हूं। जो एक सरकार और उनके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता संरचना प्रक्रियाओं शक्तियों कर्तव्यों नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करने वाले ढांचे को परिभाषित करता है। दोस्तों इसमें जनता शासन व्यवस्था इत्यादि को परिभाषित करने वाले जो ढांचे होते हैं वो पूरी तरह से लिखित होते हैं या किसी देश में अलिखित होते हैं। उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं और सिंपल सी बात ये भी लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान
का प्रकार क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम संविधान के प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे और संविधान की प्रकार अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो संविधान का मूल प्रकार दो है, एक लिखित है और एक मौखिक है। मौखिक को हम अलिखित कहते हैं। दोस्तों दुनिया के अधिकांश देशों में लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान क्या होता है, इसको जब जानने का प्रयास करेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि जब किसी देश के संविधान को उस देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा या संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किसी समय, किसी स्थान, किसी व्यक्ति द्वारा जब उसका लेखन होता है तो उस दस्तावेज को हम लिखित संविधान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं लिखित संविधान के रूप में जानने का प्रयास किए। दोस्तों मैं बता दूं, यहां लिखित संविधान दुनिया भर के अधिकांश देशों में मौजूद है। भारत, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे देशों में लिखित संविधान है और लिखित संविधान अपने आप में दुनिया के बहुत सारे अधिकांश देशों में मौजूद है। दोस्तों अलिखित संविधान की जब बात करते हैं तो अलिखित संविधान हमारा लिखित संविधान से विपरीत है, क्योंकि अलिखित संविधान कभी एक स्थान, किसी व्यक्ति या किसी समय में, किसी निश्चित समय में लिखी हुई नहीं होती है। दोस्तों ये समय के साथ परंपराओं, रीति रिवाजों, घटना, दुर्घटना इत्यादि के परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ रहता है और एक बार न निर्माण होने के नाते इसको सामान्य तौर पर मौखिक संविधान या अलिखित संविधान के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया भर के देशों में कुछ ऐसे भी देश हैं जो मौखिक संविधान अर्थात अलिखित संविधान के अंतर्गत संचालित होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटेन के साथ अगर पूछेंगे कि और कौन सा देश है तो न्यूजीलैंड है। दोस्तों यहां आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड के साथ इजराइल है, कनाडा है, ऐसे कुछ देश हैं जहां पे अलिखित संविधान है और उसी अलिखित संविधान के माध्यम से वह देश समृद्ध भी है, वह देश शांति प्रिय भी है और एक सुखद संचालन उस देश में सरकार के माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में आप सामान्य तौर पर अंतर समझ गए होंगे कि किसी देश की सरकार अगर या किसी देश में सरकार अगर लिखित संविधान से संचालित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संविधान को कहीं ना कहीं किसी समय, व्यक्ति या स्थान पर लिखा गया है। और यदि कोई सरकार अलिखित संविधान के माध्यम से संचालित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ उस देश की संविधान कभी एक स्थान पर बैठकर या कुछ व्यक्तियों द्वारा बैठकर या किसी निश्चित समय में उसको लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश का संविधान लिखित संविधान है और किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। दोस्तों तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत दुनिया के बहुत सारे देश इस समय अपने आप को संचालित हो रहे हैं। यहाँ डेमोक्रेसी को मैं परिभाषित करूँ तो एक परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित होती है, अर्थात उस देश में जनता की संप्रभुता होती है, जनता ही उस देश की सारी व्यवस्थाओं का मालिक होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है, सरकार जनता के हित में कार्य करती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक देश में पूरी व्यवस्थाओं का मूल वहां की पब्लिक होती है, वहां की जनता होती है। यह बिल्कुल राजतंत्र के विपरीत होता है, क्योंकि राजतंत्र में सर्वा जो होते हैं वह वहां का राजा होता है, वहां का अधिनायक होता है। यहां पर मैं आपको लोकतंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। कभी लोकतंत्र के बारे में आपको बताया जाए तो आप जरूर ध्यान देंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें जनता सीधे अपने शासक या अपने प्रशासक का चुनाव नहीं करती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने शासक का चुनाव करती है या अपने कार्यपालिका अध्यक्ष की चुनाव करती है। उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है, जैसे कि भारत,
अमेरिका और तमाम तरह के ऐसे देश हैं जिसके पास अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे कि मैं बता दूं कि अपने देश में आप विधायक चुनते हैं, विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है और विधायक जाकर प्रदेश में मुख्यमंत्री का गठन करता है, सरकार का संचालन करता है। तो इस प्रकार से जो सरकार का गठन है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गठित की जाती है। ठीक उसी प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो भी जनता का प्रतिनिधि होते हैं और वही लोग जाकर फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं, फिर प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यवस्था होती है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हालांकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलते हैं। एकमात्र उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अर्थात स्विट्जरलैंड के जो कैंट्स हैं उस कैंट्स में सीधे जनता अपने शासक का चुनाव करती है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनने के बजाय सीधे जनता अपने मतों से अपने प्रशासक का चुनाव कर लेती है, अपने शासक का चुनाव कर लेती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह प्रजातंत्र जो है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से ज्यादा सॉफ्ट होता है या कहें कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जिस तरह से दुनिया की आबादी ज्यादा लंबी बड़ी होती जा रही है, किसी देश की आबादी बड़ी होती जा रही है, उस बड़े आबादी में सीधे अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एडाप्ट करना बड़ा मुश्किल का खेल है। इसीलिए दुनिया भर के देश सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाते हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया हुआ है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति भी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के विधायक और भारतीय संसद के सदस्य मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अर्थात देश का जो मुखिया है वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये भारत की बात मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट शासन का स्वरूप के संबंध में चीजों को बताया गया है। दोस्तों यहाँ शासन के स्वरूप का मतलब यह होता है कि शासन बहुत सारे तरीके से संचालित होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर देश में शासन लोकतांत्रिक ही हो, बल्कि अलग अलग देशों में शासन का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जगहों पर लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का शासन है। जैसे भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में प्रजातांत्रिक शासन है। अब प्रजातांत्रिक शासन का मतलब पहले ही मैं बताया हूं कि प्रजातंत्र में लोक हितकारी फैसले होते हैं। अर्थात हर फैसले में जनता की मुहर होती है, जनता ही उस देश के शासन का मुख्य संचालक होती है। भले ही वो अपने प्रतिनिधियों या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका आम जनता की होती है या लोगों की होती है। ठीक उसी प्रकार से एक राजतंत्र होता है। हालांकि राजतंत्र आज दुनिया में बहुत कम जगहों पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन फिर भी राजतंत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे शासन होते हैं जिसमें व्यक्ति एक ही होता है, शासन का संचालन तो वही करता है, लेकिन कहीं कहीं अधिनायक तंत्र होता है। हालांकि दोस्तों अधिनायक तंत्र अब जो है कि एक तरह से कुछ देशों में हो सकते हैं, लेकिन जैसे उत्तर कोरिया को हम अधिनायक तंत्र के अंतर्गत कह सकते हैं। उसमें एक हिटलरवादी शासन है जिसमें एक व्यक्ति के कहने पर उस देश की सारी व्यवस्था संचालित होती है, उसे अधिनायक तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र दोस्तों, कुलीन तंत्र में एक समूह होता है जो मिलकर शासन करते हैं, उसमें अन्य किसी की नहीं चलती है, बल्कि वह समूह ही उस देश के शासन का संचालन करता है। और धनिक तंत्र में लोग जब धनिकों के हाथ में शासन का संचालन चला जाता है, जब धनिक लोग मिलकर उस देश का संचालन करने लगते हैं, तो दुर्भाग्य से वो भी प्रजातंत्र के ही जैसा, वो भी राजतंत्र के ही जैसा होता है, लेकिन धनिक लोग उस देश में शासन का संचालन करते हैं। अगर हम पॉलिटी के दृष्टिकोण से बात करें तो इन सबका अलग अलग मायने हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि राजतंत्र के ही जैसी परिपाटी यहां भी देखी जाती है, जहां जनता की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है, बल्कि कुछ अंश मात्र जनता उस देश पर राज करती है और वो अलग अलग तरीके से राज करने का काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि संविधान का स्वरूप जो होता है, उस किसी देश में संविधान का स्वरूप कैसा होता है। तो दोस्तों कोई देश संघात्मक देश है तो कोई एकात्मक देश है। दोस्तों यहां संघात्मक और एकात्मक का मतलब यह हुआ कि किसी देश में
जो देश की शासन व्यवस्था होती है वह राज्य और केंद्र में बटी होती है। अर्थात एक केंद्र होगा जिसको हम केंद्र के रूप में जानेंगे और उसमें कई राज्य होंगे। अब ये सभी राज्य एक साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे कि भारत है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि कनाडा है। ये सभी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किए हुए हैं जो संघात्मक देश कहलाता है। संविधान के अंतर्गत संघात्मक देश में शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी होती हैं। दोस्तों, संघात्मक भी सरकारें दो प्रकार की होती हैं। एक केंद्र की ओर झुकी हुई संघात्मक सरकार होती है और एक राज्य की ओर झुकी हुई संघात्मक सरकार होती है। जिस संघात्मक देश में अगर केंद्र को अधिक शक्तियां होती हैं तो वह केंद्र की ओर झुकी हुई संघात्मक सरकार मानी जाती है, और किसी देश में राज्य की ओर ज्यादा शक्तियां होती हैं तो राज्य की तरफ झुकी हुई संघात्मक सरकार मानी जाती है। भारत भले ही संघात्मक देश का उदाहरण है, लेकिन दोस्तों भारत की जो ज्यादातर शक्तियां हैं वो भारत की केंद्र के हाथों में है। अर्थात भारत के केंद्रीय सरकार ज्यादातर और महत्वपूर्ण शक्तियों का संचालन करती है। भारत एक संघात्मक राष्ट्र का उदाहरण है। इंडिया में संघात्मक राष्ट्र चलते हैं। दूसरा एकात्मक राष्ट्र। दोस्तों, एकात्मक क्या होता है कि जब किसी देश के संविधान के अंतर्गत उस देश की शक्तियों का संपूर्ण संचालन उस देश के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाता है तो वह देश सामान्य तौर पर एकात्मक शासन के उदाहरण होते हैं। इस देश में राज्य हो भी सकते हैं और राज्य नहीं भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों इस राज्य में केंद्र होगा और राज्य होंगे तो सामान्य तौर पर जो राज्य होते हैं उनके पास शक्तियां या तो नहीं होती हैं या शक्तियां नामात्र की होती हैं, या फिर शक्तियों का उपयोग जितना केंद्र देगा इन्हें शक्ति उसी शक्ति का ये उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के एकात्मक देश जो है कुछ देशों में अभी पाए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन एकात्मक देश वाला एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो वो भी एकात्मक देश वाला एग्जाम्पल है। दोस्तों, श्रीलंका या और भी छोटे बड़े देश एकात्मक देश के उदाहरण हैं। वहां संघात्मक व्यवस्थाएं नहीं चलाई जाती हैं। सामान्य तौर पर छोटे देश एकात्मक स्वरूप वाले होते हैं और बड़े देश संघात्मक स्वरूप वाले होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि हम संविधान का स्वरूप, यहाँ शासन का स्वरूप, संविधान के स्वरूप के बाद शासन के स्वरूप को पढ़ने का प्रयास करेंगे। शासन कई प्रकार से संचालित किया जाता है। शासन के संचालन के मेथड अलग अलग होते हैं। कुछ देश में जो मेथड होते हैं वह संसदात्मक मेथड होते हैं और कुछ देश में अध्यक्षात्मक मेथड होते हैं, जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि संसदात्मक जो शासन होता है वह उस देश की जनता द्वारा संसद के माध्यम से सरकारों का गठन किया जाता है। वह सरकार उस देश में शासन के तौर पर अपने आप को स्टेबल करते हैं। अर्थात कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका द्वारा निर्वाचित होती है या विधायिका द्वारा नामित होती है। ऐसे शासन में संसद सबसे शक्तिशाली होता है, अर्थात संसद सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, जहां अध्यक्षात्मक शासन है वहां पर संसद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं होता है। वहां उस देश का जो मुखिया होता है या राष्ट्रपति होते हैं वह सभी शक्तियों का लगभग केंद्र होते हैं। अर्थात वहां सीधे जनता अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि संसदात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक संसद का विश्वास उसके ऊपर रहता है तभी तक वह शासन का संचालन करती है, और संसद का विश्वास हटते ही वह शासन से अलग हो जाती है। अर्थात यूं कहें कि यह जो शासन है इसका निश्चित समय सीमा नहीं होती है। संसद कभी भी कार्यपालिका को हटा सकती है और नए कार्यपालिका का गठन कर सकती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक होते हैं उसमें लगभग सरकारों की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है। कार्यपालिका निश्चित समय के लिए शासन का संचालन करता है। अर्थात अमेरिका में अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति निश्चित 4 साल के लिए आते हैं। किसी कारणवश अगर महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाना हुआ तो बहुत
क्लिष्ट प्रक्रिया है जिसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है, नहीं तो सामान्य तौर पर वो 4 वर्षों के लिए शासन करते हैं। लेकिन अपने देश में अगर प्रधानमंत्री शासन करने के लिए आता है संसदीय व्यवस्था में, तो प्रधानमंत्री का निश्चय नहीं होता है कि 5 साल तक का अवधि पूरा करेगा कि नहीं पूरा करेगा, क्योंकि अपने देश में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो 6 महीना, 1.5 साल, 2 महीना और 13 दिन के लिए भी प्रधानमंत्री हुए हैं। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सब जानते होंगे, सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने एक बार संभाला था, वह दिन था 13 दिन। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं कि हाँ, हालांकि दुनिया में अधिकांशतः देश संसदात्मक प्रणाली को ही अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश संसदात्मक प्रणाली को अपनाए हुए हैं और कुछ देश अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी अपनाए हुए हैं, जैसे अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, ब्राजील हो गया, बहुत सारे लैटिन अमेरिकी देश हो गए। ये बहुत सारे देश हैं जो अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाए हुए हैं, अर्थात प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ काम करती है। जनता सीधे अपने राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन करती है और वह राष्ट्राध्यक्ष निश्चित समय तक उस देश पर शासन के लिए अधिकृत होता है। यहां देख लेंगे दोस्तों, यहां लोकतांत्रिक जो शासन होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, और ये डिफरेंसेस ब्रीफ है क्योंकि यहां पे आप लोकतांत्रिक गणतंत्र को देख रहे हैं और इधर लिखा हुआ है लोकतांत्रिक राजतंत्र। इसमें थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों मूल रूप से किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हम लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें या गणतंत्र की बात करें तो दोस्तों पहले तो इस देश में लोकतंत्र है, अर्थात जनता की सरकार है। इस देश में जनता के पास संपूर्ण संप्रभुता है और संप्रभुता के माध्यम से जनता अपने अधिकारों का उपयोग करती है। समय समय पर किसी भी फैसले को लेने के लिए जनता अपना चुनाव के द्वारा या अपने अधिकारों के द्वारा अपने फैसले को सुनाने का कार्य करती है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जब किसी देश की संप्रभुता यदि जनता में होती है तो जनता सीधे उस देश के मुखिया का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब मुखिया का चुनाव करती है तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में सीधे जो मुखिया होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं या नामित होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के लिए होते हैं। ऐसे देश को हम गणतांत्रिक देश कहते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश का बढ़िया उदाहरण है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत की जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, चीन भी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिस देश का मुखिया उस देश की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित की जाती है। चीन के एग्जाम्पल को लेकर आप विवाद में न आइएगा। फिलहाल चीन के बारे में बता दूं, चीन में भले ही अप्रत्यक्ष तानाशाही है, लेकिन चीन गणराज्य अपने आप को इसलिए लिखता है कि चीन का राष्ट्रपति आजीवन के लिए राष्ट्रपति नहीं होते हैं। चीन का राष्ट्रपति वंशानुगत राष्ट्रपति नहीं होते हैं, बल्कि चीन के लोग जिस भी तरह से संसद का निर्वाचन करते हैं या संसद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, वो संसद के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन में सिर्फ 8 से 9 करोड़ लोग ही होते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार है, और वही लोग वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित करते हैं, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, वो भी एक निश्चित समय के लिए। इसलिए चीन गणतंत्र कहलाता है, गणवादी कहलाता है। और इसके बारे अब यहां देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजतंत्र क्या है दोस्तों। लोकतांत्रिक राजतंत्र के बारे में जब आपको बताऊं तो लोकतंत्र भी है लेकिन वहां राजतंत्र भी है। ये शब्द अपने आप में बाकियों से अलग है, क्योंकि अब लोकतंत्र के साथ राजतंत्र कैसे रह सकता है? तो जब किसी देश में शासन लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करती है, लेकिन उस देश का जो मुखिया होता है, सर्वोसर्वा जो होता है, वह वंशानुगत तौर पे कार्य करता है या पारिवारिक तौर पे कार्य करता है, तो ऐसे देश को लोकतांत्रिक राजतंत्र कहते हैं या संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। अर्थात उस देश में कार्यपालिका तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गवर्न होती है, लोकतंत्र को एडाप्ट करती है, लेकिन उस देश का जो मुखिया होता है, सर्वोच्च होता है, वह उस देश की जनता द्वारा निर्वाचित न होकर बल्कि वह आजीवन के लिए होता है, बल्कि वह वंशानुगत होता है। और इस प्रकार से
जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ जो राजतंत्र है, उसके सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। आप दोस्तों सबको पता होगा कि ब्रिटेन में जो राजा हैं या महारानी हैं वह वंशानुगत होती हैं। एलिजाबेथ के बाद जेम्स तृतीय जो आए हैं वह एलिजाबेथ के ही परिवार से हैं और उनके लड़के हैं और वो इस समय ब्रिटेन के राजा के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जापान का सम्राट भी लोकतांत्रिक राजतंत्र के अंतर्गत कार्य करता है, अर्थात जापान में भी यही सिस्टम है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जगहों पर भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम है जहां उस देश का मुखिया जो है या उस देश का प्रेसिडेंट उस देश की जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं यह सिस्टम दुनिया के कुछ देशों में है। लोकतंत्र के होने के बावजूद भी यह सिस्टम दुनिया के देशों में कायम है और बहुत खूबसूरती के तौर पर आगे बढ़ रहा है, जबकि बहुत सारे देशों ने यह मान लिया कि हम संपूर्ण लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे, जहां हमारे राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो भी जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता के द्वारा हटाया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। तो ऐसे देश बहुत सारे हैं जो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाए हुए हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो बताने के सीधे पीछे मकसद ये है कि कैसे देश के संविधान और वहाँ की शासन व्यवस्था संचालित होती है और उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उस देश के लोग कैसे अपने संविधान के प्रति आस्थावान होते हैं। किसी भी देश का संविधान जो है उस देश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र एक पुस्तक होती है जिसके ही माध्यम से पूरी देश की कार्य व्यवस्था वहाँ कार्य करती है या संचालित होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आज के वीडियो में सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया हूं कि संविधान की समझ आपके पास रहनी चाहिए और संविधान किसी देश में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत जैसा ही सिस्टम कार्य करता होगा, बल्कि संविधान के स्वरूप में अलग अलग प्रकार की थ्योरी है, अलग अलग प्रकार की विधा है, जिसमें जिस प्रकार से संविधान में लिखित विधा है उसी के अंतर्गत उस देश की शासन का संचालन होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आपको, आप जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा और इसी के साथ मैं संविधान के उन सभी थ्योरियों को सुलझाने का प्रयास करूंगा जिसे आप बुद्धि के तौर पर उलझे हुए महसूस करते थे। आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर और किस विषय पर और ब्रीफ और डिटेल जानकारी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों को पूरा करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।